हाय एवरीवन। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के हम 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर 5 पढ़ेंगे, मेजर डोमेन ऑफ अर्थ। लिथोस्फेयर, कॉन्टिनेंट, हाइड्रोस्फेयर, ओशियंस, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ एट अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर इज प्रेजेंट। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अर्थ पर लाइफ के होने के लिए। क्यों, अभी ये सब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं लिथोस्फेयर के बारे में। एक सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अर्थ का, ये देखिए अर्थ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि बेसिक ये समझिए कि ये जमीन है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, अलग अलग साइड लैंड फॉर्म है, यहाँ हम रहते हैं। और ये ओशियन है, समुद्र है पूरा भरा। अब समुद्र के नीचे का जो सॉलिड एरिया है और जहां हम जमीन रह रहे हैं उसके नीचे का जो सॉलिड एरिया है, जो सॉइल की परत है और जो नीचे का सॉलिड एरिया है, वो सब आते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस का मतलब क्या है? स्टोन, जो स्टोनी सरफेस है, ठीक है, जो सॉलिड है, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर लिथोस्फेयर। रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल, मतलब हमारा जो क्रस्ट है, अभी और जब इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे हम, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। तो उसमें क्रस्ट में अर्थ का क्रस्ट और थिन लेयर ऑफ सॉइल जो उसके ऊपर होती है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। दो मेन डिवीजन है अर्थ सरफेस के, एक है कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, बड़े लैंड मासेस, और दूसरा है ओशन बेसिन यानी कि ह्यूज वाटर बॉडी। ये आप देख रहे हैं, इसमें आपको ये ओशंस दिख जाएंगे, ओशन है और साथ ही साथ क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं। ये सारे कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं जो बड़े लैंड मासेस हैं, और ये ओशन है। अब इनके बारे में एक चीज जान लीजिए कि ऑल ओशंस आर कनेक्टेड टुगेदर बट नॉट ऑल द लैंड मासेस। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सारे ओशन आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से किसी ना किसी वे में, राइट? सारे के सारे देखिए यहाँ पर कनेक्टेड में मिल जाएंगे। बट अगर हम लैंड फॉर्म की बात करें तो हमें ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये देखिए यहाँ लैंड फॉर्म है, जरूरी नहीं कि ये दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए अफ्रीका और साउथ अमेरिका बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, राइट? अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर हमने देखी। अगला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वही बता रहा हूँ सर। सी वाटर लेवल सेम एवरीवेयर, लैंड एलिवेशन इज मेजर्ड फ्रॉम सी दैट इज टेकन एज जी। जो पूरा सी है सब कनेक्टेड है, तो इसका जो लेवल होता है बिल्कुल सेम सेम होता है पूरे अर्थ पे। तो जैसे इंडिया में हम चेन्नई से नापते हैं कि चेन्नई के पास जो समुद्र है, समुद्र का जो लेवल है यहाँ से कोई भी चीज कितनी ऊंची है। लखनऊ है अगर, तो लखनऊ सी लेवल यानी कि इस समुद्र की तली से कितना ज्यादा ऊपर है। ठीक है, इसी हिसाब से हम एलिवेशन पूरे वर्ल्ड में नापते हैं। अब सी लेवल सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे अफ्रीका में कोई माउंटेन है तो उसकी ऊंचाई, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, मैकिन्ले की ऊंचाई, ठीक है, चिम्बोराजो की ऊंचाई, सबकी ऊंचाई हम उसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है और डीपेस्ट जो पॉइंट है वो है मैरियाना ट्रेंच, जो 11,022 मीटर डीप है, जबकि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि सपोज करिए ये एक सी लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर जब हम ऊंचाई में जाएंगे तो यहाँ में माउंट एवरेस्ट मिल रहा है करीब 8,848 मीटर की ऊंचाई पर। हमें लगता है कि बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंची चोटी है भाई, कितना दूर है। जब अर्थ में नीचे आप डीपेस्ट जाएंगे तो आपको मिलेगा मैरियाना ट्रेंच। ये देखिए मैरियाना ट्रेंच यहाँ पर है, ये पैसिफिक ओशन में मिलता है। जापान से आप थोड़ा सा ईस्ट में जाएंगे, साउथ ईस्ट में इधर, तो ये एरिया जो है यहाँ पर, यहाँ आपको मैरियाना ट्रेंच मिलेगा। बहुत ज्यादा गहरा है फिलीपींस के ईस्ट में। अब ये 11,022 मीटर, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा डेप्थ है। माउंट एवरेस्ट पूरा उसमें समा जाएगा, फिर भी काफी जगह बच जाएगी। ये माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर है मैरियाना ट्रेंच। ये बेसिक, बहुत आराम से इसको समझिए, बिल्कुल भागने की जरूरत जरा सी भी नहीं है। कॉन्सेप्ट हैं ये, अगर एक बार अच्छे बन गए तो आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ देख रहे हैं हम, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है और लिथोस्फेयर है। इस फिगर को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि ये जमीन है जहां पर हम जनरली रहते हैं, ये हाइड्रोस्फेयर यानी कि ये ओशन है, और ये ऊपर जो हवा है ये एटमॉस्फेयर में दिख रही है। ठीक है, ये जो लिथोस्फेयर है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ जमीन तक ही नहीं है। जो हाइड्रोस्फेयर है ओशन, उसके नीचे का जो सॉलिड पार्ट है वो भी लिथोस्फेयर में ही आता है। इन सब को मिलाकर लाइफ बनती है, जिसमें हम बायोस्फेयर को पढ़ेंगे। ये हमने देख ही लिया है, आप यहाँ पे ओशन और कॉन्टिनेंट यहाँ से आसानी समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप, जो लैंड मासेस हैं, जो ह्यूज लैंड मासेस, ये सारे के सारे हम इनको देखेंगे। 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें एशिया,
अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हैं। ये सभी बिल्कुल आपको जवानी रटे होने चाहिए। 7 कौन से हैं फटाफट फिर से बोलिए। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सबको देख लीजिए ताकि दिमाग में इमेज बैठ जाए। यहाँ पे आपको दिखेगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ में है साउथ में, ईजी है बिल्कुल। इधर का तो एरिया पूरा आपका लेफ्ट का क्लियर हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए अफ्रीका यहाँ आपको मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा यूरोप, ये भी बीच का क्लियर हो गया। अब इधर देखिए आपको एशिया मिलेगा और मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ये क्लियर हो गया। अब बिल्कुल नीचे बचा एक कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं हम अंटार्कटिका, तो आपको क्लियर हो गए। एक यहाँ पर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लगता है कि अरे मुझे याद हो गया, फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आर्कटिक का बोल, आर्कटिक ऊपर होता है ना, तो आपको भी अंटार्कटिका की जगह आर्कटिक बोलना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखनी है, बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए। मैं बहुत आराम से पढ़ाने को तैयार हूँ, बट बहुत ही आराम से आप समझिए इसको, ताकि बाद में बार बार कंफ्यूजन जरा सी भी ना हो, जब हम आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे जहां पर टफ होती जाएंगी चीजें, राइट। चलिए ये आपने देख लिया, आगे देखते हैं। हम पहले पढ़ेंगे एशिया के बारे में। एशिया को देखा, अब एशिया कहाँ पर है, आप यहाँ पे देखिए एशिया रहा यहाँ पर। एशिया के बारे में क्या चीजें दिख रही हैं, सारे कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो ये काफी बड़ा आपको रीजन दिखेगा, ठीक है। देखिए ये पूरा इतना बड़ा आपको ये रीजन दिख रहा है, तो जो कि एक्चुअली 1/3 ऑफ टोटल लैंड ऑफ अर्थ है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हम इसको कहते हैं। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। हेमिस्फीयर मतलब यहाँ बीच से लाइन खींच मैं बता चुका हूँ इसे। इधर हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या मिलता है, एशिया। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कहेंगे क्या दिएगा आपको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारी चीजें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट। एक दो वीडियो पहले मैंने बताया था आपको कि एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में मानते हैं। ये एशिया से होकर जाती है, ये चीज हमें याद रखनी है, राइट। सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन। एशिया जो है यहाँ बगल में यूरोप है, यूरोप से जो अगर इसका सेपरेशन देखेंगे तो यहाँ यूराल माउंटेन्स मिलते हैं, तो उससे सेपरेटेड है। एनसीईआरटी में ऐसी सी चीजें थोड़ी थोड़ी दी गई हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये बेसिक, अब मान लीजिए आपने यूराल माउंटेन यहाँ पढ़ा, आगे मैपिंग की क्लास में मैंने आपको बताया, तो एक फेमिलियरिटी होती है कि अच्छा आपको कुछ आइडिया है उसके बारे में। अगला पॉइंट है कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज यूरेशिया। ये चीजें कभी कभी बहुत कंफ्यूज करती हैं, यूरेशिया का जब नाम आता है। मैं गाइज ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी ज्योग्राफी नहीं पता है, तो प्लीज अगर आपको स्लो लग रहा हो तो आप इसको 1.25 या 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। नाउ यूरोप और एशिया से मिला हुआ ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इसका हम नाम देते हैं क्या, यूरोप और एशिया मिला के यूरेशिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा यूरेशिया किसे कहते हैं, ठीक है। हमने एशिया को देख लिया, एशिया के बारे में। आगे देखिए सेपरेटली हमने एशिया दिखा दिया, इसमें रशिया, मंगोलिया, चाइना, इंडिया, फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे तान जो आते हैं वो। फिर इधर मिडिल ईस्ट, इराक, ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ये सब आते हैं। साउथ ईस्ट में इधर यहाँ पे आपके आ जाते हैं लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ये सब, मलेशिया, फिलीपींस, राइट। जापान, ध्यान रखिए जापान भी एशिया में आता है, उसको कहीं और ना मान लीजिएगा, ठीक। तो ये बेसिक ये सारी कंट्रीज जो हैं वो एशिया में आती हैं। आई होप आपको एशिया समझ में आए। नेक्स्ट अप इज यूरोप। यूरोप एशिया से छोटा है। आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। आर्कटिक सर्कल इससे होता आता है, हमने आर्कटिक सर्कल के बारे में पढ़ा था। 66.5 डिग्री नॉर्थ का जो सर्कल है अर्थ पे, उसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। आई यूरोप देखते हैं, यूरोप ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड दिखेंगी। फिर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यहाँ पे ये यूके आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा, आइसलैंड है, ठीक है। इधर जो कंट्रीज हैं रेगुलर कंट्रीज यूरोप की, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। फिर यहाँ और ढेर सारी ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है, भरी पड़ी है सारी की सारी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 तरफ से, इधर पानी से घिरा है, इधर पानी से, और नीचे मेडिटेरेनियन इधर पानी से घिरा है। जबकि ईस्ट में क्या है, ये लैंड सरफेस से घिरा हुआ है, 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है यूरोप। नेक्स्ट इज अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। लार्ज पार्ट इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों लाइंस पास होती हैं। सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट है, अफ्रीका में मिलता है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल भी अफ्रीका में मिलती है, और ये हर तरफ से ओशन और सी से घिरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों जाती हैं। हर तरफ पानी से घिरा हुआ है। यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मिलेगी, यहाँ स्वेज कनाल मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से होते हुए ऐसे पूरा एरिया जो है ये सब वाटर से घिरा हुआ है, लैंड से कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। अब ये हो गया अफ्रीका के बारे में। आगे हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखते हैं। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है। एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसको हम इस्थमस कहते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। ये समझिए 2 लैंड सरफेस है,
ठीक है, उनको कनेक्ट करने वाला बीच में एक जो लैंड एरिया है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इस बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। इसको हम जलडमरू मध्य भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि इस्थमस ऑफ पनामा है, इसी में हमें पनामा कनाल भी मिल जाती है, ठीक। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। 3 ओशन इसको सराउंड करते हैं। ये देखिए है ऊपर आर्कटिक ओशन, इधर से नॉर्थ पैसिफिक और इधर से नॉर्थ अटलांटिक ओशन इसको सराउंड करते हैं सारे के सारे, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं साउथ अमेरिका पर। साउथ अमेरिका मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में है। 2 ओशन इसको घेरते हैं। एंडीज वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज यहाँ पे है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन यहाँ से होके जाती है। मैप में बहुत अच्छा समझ में आएगा, मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में है। यहाँ पे देख सकते हैं आप अमेजॉन वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। अभी हमने लॉन्गेस्ट रिवर पढ़ी थी, वो कहाँ पर थी, वो नाइल रिवर थी जो कि अफ्रीका में मिलती है। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है, सबसे लंबी, ठीक है। और लार्जेस्ट का मतलब क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है, ठीक है। बहुत लार्ज रिवर है अमेजॉन रिवर, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है, एंडीज वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज यहाँ से होके जाता है। तो यहाँ से होता है एंडीज और ऐसे पूरा एरिया, ये करीब 7-8 हजार किलोमीटर की स्ट्रिप में ये पूरा हमें एंडीज देखने को मिलता है, जो कि एक माउंटेन रेंज है, ढेर सारे माउंटेन्स है। नेक्स्ट अब इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानिए, बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, इंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर में है, ओशन और सी से सराउंडेड है और इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ये देखिए बिल्कुल चारों तरफ इसमें ओशन ही ओशन आपको दिखेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है। अब चूंकि आइलैंड नहीं कह सकते, आइलैंड कंपेरेटिवली छोटे होते हैं, ये आइलैंड के लिए बहुत बड़ा आइलैंड हम इसको नहीं बोल सकते, इसीलिए हम इसको एक कॉन्टिनेंट का दर्जा देते हैं, राइट। तो ये आपका रहा ऑस्ट्रेलिया। हमने कॉन्टिनेंट्स देखे, अभी बचा हुआ है कोई, हाँ, जो हमेशा छूट जाता है लोगों के दिमाग से, वो है अंटार्कटिका। अगर आपके दिमाग में रहता है, वेरी गुड। सदर्न हेमिस्फीयर में है ये। साउथ पोल लाइज एट ऑलमोस्ट इस सेंटर, आपको देखना है, ये देखिए ये अंटार्कटिका है, साउथ पोल बिल्कुल ऑलमोस्ट के सेंटर पर ही लाई करता है। कवर्ड विद आइस परमानेंटली, हमेशा ये आइस से क्या होता है, कवर रहता है, ठीक है। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, पूरा आइस से हमेशा कवर रहता है, तो यहाँ पर कोई ह्यूमन सेटलमेंट होता नहीं है। मैंने इसके पहले वीडियो में जो बताया था उसमें आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे आइस क्यों रहती है, ठीक है, पूरे टाइम क्यों। यहाँ सन की रेज आ ही नहीं पाती और आती है तो इतनी ज्यादा स्लांट आती है कि उसमें कोई इंटेंसिटी नहीं रहती, यहाँ पर धूप गर्मी नहीं पहुंच पाती, इसी वजह से आइस से पूरे टाइम कवर्ड रहता है। मैनी रिसर्च स्टेशन आर देयर, इंडिया का मैत्री और दक्षिण गंगोत्री यहाँ पर है। यहाँ से रिसर्च स्टेशन होते हैं कि इतनी ठंड में इस कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है, कोई जीव है कि नहीं, क्या सारी चीजें चल रही हैं, एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सब कुछ ये यहाँ से हम पढ़ते हैं इसके बारे में रिसर्च स्टेशन। ये हो गई लिथोस्फेयर की बातें सारी। अब आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर किससे रिलेटेड है, ये पूरा का पूरा रिलेटेड किससे है, वाटर। कौन सा वाटर भैया, हर तरह का वाटर। हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, ओशन हो, सी है, रिवर है, लेक है, ग्लेशियर की आइस है, अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे का वाटर वेपर है जो एटमॉस्फेयर में, सब कुछ किसके अंदर आएगा, सब कुछ हाइड्रोस्फेयर के अंदर आएगा। पानी है तो हाइड्रोस्फेयर में आएगा। अर्थ का मोर देन 71% जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है, बाकी का एरिया जो है वो बस लैंड है। इसीलिए जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो हमें ब्लू दिखता है, तो ब्लू प्लैनेट के नाम से भी इसको बुलाते हैं। अब पानी के बारे में जानिए, 97% से ज्यादा जो वाटर हमें है वर्ल्ड में अवेलेबल है, ये 71% हो गया। अब 71% पूरा वाटर हो गया अर्थ पर, 100% वाटर हो गया। अब उसका 97% वाटर जो है वो हमें ओशन में मिलता है, ठीक है, और जो कि बहुत साल्टी होता है, उसको हम पी नहीं सकते हैं। Large portion of it is in glacier, ice sheet और underground and very small portion is available as fresh water for human। मतलब ह्यूमन यूज के लिए बहुत ही थोड़ा अमाउंट है जो हमें फ्रेश वाटर के रूप में मिलता है, क्योंकि बाकी का फ्रेश वाटर जो है वो कहाँ चला जाता है, ग्लेशियर में मिलता है। आइस शीट मतलब बर्फ बन के रहता है। अब बर्फ बनती है तो उसमें नमक नहीं होता, नमक अलग छन जाता है और पानी पानी जो है वो बर्फ बन जाता है, तो फ्रेश वाटर है। बट वो ग्लेशियर बना हुआ है, आइस शीट बना हुआ है, उसको नहीं पी सकते ना, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको निकालना पड़ेगा आपको। और बाकी थोड़ा सा ही स्मॉल पोर्शन लेक में या फिर रिवर में वो हमें मिलता है फ्रेश वाटर के लिए, जो हम यूज कर सकते हैं। ये सब ज्योग्राफी के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बहुत ध्यान से प्लीज समझ लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं ओशंस के बारे में, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर में ओशन आता है तो भाई वो भी देखेंगे। देखिए लिथोस्फीयर में मैंने क्यों बताया ओशन, ये बात आप जरा क्लियर समझिए। लिथोस्फीयर में बताया कि सॉलिड सरफेस की बात हो रही है, कॉन्टिनेंट उसके ऊपर है, अब जो ओशन है उसके नीचे का सॉलिड सरफेस भी है, तो ये चीज आप ना भूल जाइए, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही बताया है, हमेशा याद रखिएगा। अब ओशन देखते हैं, जो कि ओशन जो है वो पूरा हाइड्रोस्फीयर में ही आएगा। ओशन,
ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, ओशन का जो पानी है वो ठहरा नहीं होता, हमेशा कंटिन्यूअस मूवमेंट बनाए रखता है। तीन तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होता है वेव का मूवमेंट, एक होता है टाइडल मूवमेंट, और बाकी होते हैं ओशन करेंट्स। ठीक, इन सब के बारे में हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे बट अभी नहीं। यहाँ ओशंस के बारे में दिया हुआ है, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और सदर्न ओशन। राइट, ये कितने ओशन हो गए? 5 ओशन आपको मिल गए मेजर जो है। देखिए सब एक दूसरे से कनेक्ट भी है। सबसे पहले हम देखते हैं, इनके नाम क्लियरली हो जाए ताकि पता रहे। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन भैया लार्जेस्ट है, 1/3 ऑफ अर्थ है, ऑलमोस्ट सर्कुलर है। अटलांटिक के बारे में आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट है, एस शेप्ड है, इंडेंटेड क्लोजलाइन है, पोर्ट और हार्बर के लिए। देखिए समझिए, ये देखिए एस शेप है, ऐसा अटलांटिक का। यहाँ पे जो कोस्ट है वो थोड़ा सा ऐसे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसे करके इसको इंटेंडेड बोल रहे हैं, ताकि पानी अंदर तक आ पाता है। जब अंदर तक पानी जा पाता है तो यहाँ पे बंदरगाह, पोर्ट और हार्बर बनाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इंडियन ओशन सिर्फ एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री पड़ा है, और किस कंट्री पड़ा है? मेरा भारत महान इंडिया पे। ठीक है, इसलिए हम इसको इंडियन ओशन बोलते हैं। आर्कटिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंडियन ओशन ध्यान रखिए, ये ट्रायंगुलर शेप इस तरह का देता है अगर पूछा जाए तो। आर्कटिक ओशन आर्कटिक सर्कल के अंदर है और नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। पैसिफिक से कनेक्टेड है बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा। ये देखिए, ये आर्कटिक ओशन, ये जो हिस्सा है आर्कटिक सर्कल के ऊपर ऊपर इधर, ये पूरा है, ये नॉर्थ पोल जो है इसको भी सराउंड करता है। बेरिंग स्ट्रेट से यहाँ से ये कनेक्टेड आपको मिल जाएगा। सदर्न ओशन, सदर्न ओशन बेसिकली अंटार्कटिका आप सीधे पहुंच जाइए, अंटार्कटिका के साइड साइड में इधर से लेके पूरा इधर पीछे तक भी सदर्न ओशन है पूरा, ये हमको यहाँ पे अंटार्कटिका के आसपास मिल जाता है। अब हम देखते हैं बात एटमॉस्फेयर की। हमने लिथोस्फेयर देखा, लिथोस्फेयर में क्या देखा? लिथोस सॉलिड था, मतलब कि हमने कॉन्टिनेंट्स देख लिए। फिर हमने देखा हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर में क्या देखने को मिला? हमें ओशन देखने को मिला भाई। अब क्या देखने को मिलेगा? एटमॉस्फेयर में हमें हवा के बारे में जानने समझने को मिलेगा। तो बेसिकली आप एटमॉस्फेयर क्या समझेंगे? अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अर्थ, ये है हमारी अर्थ प्यारी, ये सराउंडेड है बहुत सारी लेयर ऑफ गैसेस से, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज। हमें ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने की हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और हार्मफुल जो सनरेज आ रही है उससे भी हम बच रहे हैं। करीब 1600 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई हो जाती है। अर्थ से ऊपर देखेंगे करीब 1600 किलोमीटर तक जो मेजर लेयर्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। 5 लेयर में डिवाइड किया है, कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और बाकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। यहाँ आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर नाम की 5 लेयर मिल जाएंगे। अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से। परसेंटेज ऑफ गैसेज इज इन द इमेज, ये देखिए इमेज है, इसमें आप परसेंटेज दिख जाएगा। 78.08% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, आर्गन, जेनॉन, नेऑन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। 0.038 यहाँ है, 004% के करीब इस समय पहुंच चुकी है, बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अर्थ के अराउंड ये जब सन की रेज आती है अंदर आने देती है, उनको बाहर नहीं जाने देती, ट्रैप कर लेती है। इससे टेम्परेचर हमारा थोड़ा मेंटेन रहता है। दिन में टेम्परेचर मान लिया हमारा 30 डिग्री हो गया धूप की वजह से, रात में सारी सनलाइट वापस चली गई और टेम्परेचर मान लिया 10 डिग्री हो गया या 5 डिग्री हो गया, तो काफी ठंड हो जाएगी। बट CO2 गैस जो है वो पकड़ के रखती है हमारी हीट को, तो वो 10 या 5 डिग्री होने के बजाय 25 डिग्री हो गया या 22 डिग्री ही होता है, जो कि हमारे लिए सस्टेनेबल होता है। आगे हम बढ़ते हैं, बायोस्फीयर को देखते हैं। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। यहाँ आप देख रहे हैं लैंड, एयर और वाटर, यानी कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर से क्या आप जानेंगे देखते ही? लिथोस्फीयर का मतलब है लैंड। वाटर का मतलब क्या है भाई? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब वाटर यहाँ पर समझेंगे। एयर का मतलब क्या है यहाँ पर? एटमॉस्फेयर। इन तीनों के मिलने पर, जहाँ तीनों की अवेलेबिलिटी होती है, इन तीनों के मिक्सचर से एक ये एरिया बनता है, जहां पर हम क्या कहते हैं कि बायोस्फीयर डेवलप हो रहा है। मतलब जहां पर लाइफ डेवलप हो रही है। लाइफ के लिए क्या चाहिए आपको? जमीन चाहिए जिससे सॉइल मिलेगा, वेजिटेशन मिलेगा, ठीक है। उसका वाटर चाहिए पीने के लिए, बिना पिए आप तो मर जाएंगे, कुछ नहीं रह पाएंगे। एयर चाहिए, मतलब ऑक्सीजन वगैरह चाहिए सांस लेने के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। बाकी हम यहाँ बायोस्फीयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख ही सकते हैं। आप ये जानिए, जो बायोस्फीयर में जितने जीव जंतु ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक प्लांट किंगडम है, एक एनिमल किंगडम है। मतलब प्लांट वगैरह जो वेजिटेशन हमारा है वो, और एनिमल जितने तरह के आते हैं, इसमें ह्यूमन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये सर्वाइवल के लिए एक दूसरे बहुत इमेंसली डिपेंडेंट है। ह्यूमन पेड़ पौधों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एनिमल से पेड़ पौधे कैसे रिलेटेड हैं, पेड़ पौधों से एनिमल और ह्यूमन कैसे रिलेटेड है, ये सब हम आगे बायोस्फीयर में बहुत डिटेल में अच्छे समझेंगे। यहाँ सिर्फ आपको उसका बेसिक बताया जा रहा है।
ऑल थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन वन वे और द अदर। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो तीनों लेयर हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं और दूसरे को इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी चैप्टर 5 के बारे में जो मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ बताता है। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे करते रहिए स्टडी प्रत्युष। कल आपको एमसीक्यू का वीडियो इसका मिल जाएगा इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।